नमस्कार और फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चैनल ऑन यूट्यूब विदेशी स्पोर्ट्स। गाइज, आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा हमें देते रहें। आज हम बात करेंगे डबल हेडर संडे सुपर हीरोज वीक। बहुत बड़ा मैच था, रादर बहुत बड़े दो मैचेस थे बिकॉज लिटरली एक तो एक वर्चुअल नॉकआउट था जो कि आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स था बेंगलुरु में चिन्नास्वामी में। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा मैच जिसको एक वर्चुअल फेयरवेल की तरह हमने देखा। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि और किसी को नहीं पता है कि क्या चेन्नई क्वालिफाई करेगी, क्या चेन्नई एलिमिनेटर क्रॉस करेगी और जाके चेपॉक में फिर से एक मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो आज चेन्नई में थाला एमएस धोनी को एक फेयरवेल देने का डिसाइड किया, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैच के पास जाते हैं और मैच के ऊपर अगर हम देखें तो मैच काफी हद तक राजस्थान रॉयल्स के लिए और उनके फैंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मैच था। डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि राजस्थान ने सबसे पहली चीज अच्छी की जो कि अपना टॉस जीत लिया। अब वो ऋतुराज गायकवाड़ के सामने टॉस जीतना तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन एक एडवांटेजेस सिचुएशन जरूर होता है। और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने बैटिंग का डिसीजन तो लिया लेकिन बैटिंग नहीं की। और यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के प्लेयर्स को हुआ। आप किसी भी बैट्समैन का नाम ले उनके टीम में, भले वो यशस्वी जायसवाल हो, भले वो जॉस बटलर हो, भले वो संजू सैमसन हो, इनमें से किसी में भी इंटेंट नहीं दिखा। अगर वो 141 रन के स्कोर पे पहुंचे भी किसी तरह से, वो बस इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर रियान पराग ने एक थोड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और शायद मैं बोलूं कि थोड़ा बेटर शायद स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की अलोंग विद ध्रुव चुरेल, जिसके कारण वो 140 का स्कोर भी पहुंचा। अदरवाइज राजस्थान को खुद ये पता है कि ये 175-80 वाली विकेट थी जहां पर उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। जहां देखा जाए तो चेन्नई की बॉलिंग जो कि मथीशा पथिराना के बिना थी, जो कि मुस्तफिजुर रहमान जो ये तो उनके स्टार बॉलर्स थे, उनके बिना थी। दीपक चाहर उनके इंडियन स्पीयर हेड है, उनके बिना थी। आज उनके लिए विकेट्स किसने निकाले? सिमरजीत सिंह ने। मतलब उनका एक थर्ड चेंज ऑप्शन एक तरह से अगर मैं बोलूं, अगर सारे इंजर्ड हो जाएंगे तो शायद सिमरजीत सिंह को चेन्नई ट्राई करती, जैसा पिछले 3 मैचेस उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने विकेट लिया आज उनके लिए। तुषार देशपांडे चलो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक फर्स्ट चेंज ऑप्शन ही है उनके लिए, वरना इनका फर्स्ट 11 में आना बहुत मुश्किल होता। और इस टीम के खिलाफ, इस टीम की बॉलिंग के खिलाफ जब राजस्थान ने सिर्फ 141 रन बनाए, वो आधा मैच वहीं पर हार चुके थे। और फिर आते हैं चेन्नई की बैटिंग और राजस्थान की बॉलिंग के ऊपर। अब चेन्नई की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा एकदम सेट स्ट्रैटेजी के साथ आए थे। उनने पहले से डिसाइड कर रखा था। टॉस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला है कि डैरल मिचेल 3 नंबर पे आएंगे, रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे उनके साथ। मतलब जिंक्स आज अजिंक्य रहाणे आज नहीं खेल रहे थे और उन्होंने बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ आए कि रचिन रविंद्रा अटैक करेंगे, ऋतुराज एक एंड बचा के चलेंगे अपना। मिचेल आएंगे तो मिचेल भी वही करेंगे जो रचिन रविंद्रा कर रहे थे और ऋतुराज विल कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग। तो जो शायद सारे बैट्समैन ने किया था राजस्थान की इनिंग में स्लो खेल के, वो यहाँ पर सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ ने किया और उनकी जगह रचिन रविंद्रा, जिन्होंने एक अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके एक अच्छी स्टार्ट दिलाई चेन्नई की टीम को। जब वो आउट हुए डैरल मिचेल आए, डैरल मिचेल ने भी उस मोमेंटम को कहीं जाने नहीं दिया और कुल मिला के ठीक ठाक बॉलिंग की, सॉरी ठीक ठाक बैटिंग की। बॉलिंग की बात करें तो जी हाँ, यजुवेंद्र चहल आए, उन्होंने अपना काम किया क्योंकि विकेट थोड़ी स्लो थी और वहां से उम्मीद कर रहे थे कि
चहल आज शायद अच्छी खासी वहां पर विकेट लेके जाएंगे, तो उन्होंने 2 विकेट लिए हैं जो कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और साथ के साथ अगर हम बात करें चेन्नई लैड और रविचंद्रन अश्विन, जो कि चेन्नई बॉर्न है, पिच को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये टारगेट ही इतना बड़ा नहीं था कि राजस्थान उसको डिफेंड कर पाती या किसी भी तरह का प्रॉब्लम पोज कर पाती चेन्नई जैसे बैटिंग अटैक को लेके, कि वहां पर कुछ बनता है इनके लिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो थर्ड लॉस इन अ रो फॉर राजस्थान। इनका पैटर्न पिछले कुछ सीजन से यही चलता आ रहा है। ये शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, फिर ये अपनी राह में डगमगा जाते हैं। अब इनके आखिरी 2 मैच जो है वो तो इनके सो कॉल्ड होम ग्राउंड पे है, बट वो गुवाहाटी में है, और उसमें से एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स टेम्सन और दूसरी टीम है पंजाब किंग्स। सो देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करती है। मेरे हिसाब से इनके क्वालिफिकेशन में तो कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतने सारे लॉसेस के बाद इतना तो पता चल गया है कि इनका 2 नंबर भी होना शायद कंफर्म नहीं है। क्या पता है ये तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे भी आ सकते हैं। लेट्स सी। लेकिन इसी मैच में कंटिन्यू रख के अगर देखा जाए तो चेन्नई में आज पहले से ही चेन्नई की टीम ने एक अनाउंसमेंट किया हुआ था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आज मैच के बाद रुकिए, क्योंकि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जिनको उन्होंने ऑक्शन टेबल पे 2008 में खरीदा था, उनको वो आज फेयरवेल देना चाहते थे, और बहुत ही शानदार सेरेमनी के साथ फेयरवेल भी हुआ। होपफुली वो एक बार और चेपॉक में नजर आए। वो सब बात की बात है। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अप, कैसे ये सारा सीजन फॉर द रेस्ट 1 वीक ये डिसाइडर वीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। बॉटम हाफ ऑफ द टेबल आज जिस मैच के साथ आज के मैच के बाद आरसीबी और दिल्ली के मैच के बाद प्रीटी मच डिसाइडेड है। अब जो होना है टॉप हाफ ऑफ द टेबल में होना है। तो लेट्स सी क्या है, कैसा है, किस तरह से रहेगा, तो वो हमें पता चलेगा। बट अ गुड फेयरवेल, Thala was there and the entire crowd was there, and it was an entertaining evening for the Chennai crowd, I'm sure. अब जल्दी से मूव करते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ, जो कि था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को मैच से पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया था कि ऋषभ पंत इस मैच के लिए बैन थे। मतलब ये तीसरा ओकेजन था जहां पर दिल्ली के बॉलर्स ने स्लो ओवर रेट किया, और इस कारण से उन्हें एक मैच का बैन मिला है। अब आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कितना जस्टिफाइड था कि बॉलर्स स्लो ओवर रेट्स रखें और उसके लिए कैप्टन को बैन कर दें। बट एनी विच वेज चलते हैं। चिन्नास्वामी पिच, हमेशा से कहा जाता है कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो और गेम आपके हाथ में है। यही हुआ। फैफ ने कॉइन उछाला, अक्षर ने कॉल किया और टॉस दिल्ली के पक्ष में, और हमें लगा कि ओके फाइन, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ नाइट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बट आरसीबी पता नहीं वो जो 6 लॉसेस या 7 लॉसेस के बाद जो ये आरसीबी की टीम हमें दिख रही है, ये एक डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर दिख रही है। अपना पहला गेम हारे थे, फिर उन्होंने पंजाब को हराया और उसके बाद लगातार 6 गेम हारी थी, और आज ही उन्होंने लगातार 5वां गेम जीता है होम एंड अवे। ऐसी टीम लग रही है जिनकी बॉलिंग हमने अपनी प्री सीजन शो में कहा था कि वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक्स एनी टीम कैन हैव इज व्हाट आरसीबी हैज। लेकिन सडनली ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी छोटी छोटी चीजें क्लिक कर रही है, जिसके कारण ये एक बहुत ही शानदार यूनिट बन के उभर रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आरसीबी इनिंग। पहली इनिंग फैफ, विराट कोहली, सेम अग्रेशन जो पिछले मैच में हमें देखने को मिला। फैफ जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली फिर से आज मूड में थे, बहुत अच्छे मूड में थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद विराट कोहली कुछ चीजों को शायद बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे। उन्होंने ईशांत शर्मा जैसे एक एक्सपीरियंस बॉलर को बहुत ज्यादा शायद लाइटली लिया, बहुत मजाक के मूड में थे उनके साथ। एक चौका जड़ा, एक छक्का जड़ा, बहुत सारी मजाक की उनके साथ, और इवेंचुअली उन्हीं के बॉल पे एक आउटसाइड एज 8वें स्टंप पे देके गए वो, और आउट हो गए। जब उनका विकेट गिरा तो मुझे लगा कि ये एक ट्रबलसम सिचुएशन है जहां से चीजें बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन उनके लिए
जो इस सीजन के और रादर पिछले 5 मैचेस के जो सबसे बड़े हीरो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली, वो थे रजत पाटीदार, और वो फिर से आए क्रीज पे। अनदर 50 प्लस स्कोर, फिर से उन्होंने 50 प्लस का स्कोर खड़ा किया और एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। और जो पार्टनरशिप उन्होंने विल जैक्स के साथ निभाई, वो भी बहुत ही शानदार पार्टनरशिप निभाई थी उन्होंने, जिसके कारण एक स्टेबिलिटी मिली थी टू द आरसीबी इनिंग। अब वो अच्छा खासा चल रहे थे और उन्होंने बैक टू बैक फिर विकेट कमाए, पहले पाटीदार के और फिर विल जैक्स के। तो जहां ये स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 210 या 220 के आसपास जाने वाला था, वो धीरे 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 डगमगा के विद सम पुअर शॉट सिलेक्शन ये डगमगा के 187 पे रुक गई। अब मिड इनिंग में अगर आप किसी भी लॉयल क्रिकेट एंथुजियास्ट से पूछेंगे कि 187 एट चिन्नास्वामी हाउ सेफ इट इज, तो सारे के सारे कहेंगे 187 इज अ चेजेबल टोटल, 10 में से 9 बार चेजिंग टीम उसको जीत जाएगी। बट लाइक आई सेड, आरसीबी की जो बॉलिंग यूनिट जिसको हमने नकार दिया था, वो बॉलिंग यूनिट कह रही है कि नहीं, हाउ कैन यू से दैट। तो मैच के पहले ओवर में स्वप्निल सिंह आते हैं और डेविड वार्नर को लॉन्ग ऑन पे कैच करवा के उनको वापस भेज देते हैं। चीजें बस धीरे धीरे चली। अगले ओवर में सिराज आए, सिराज ने एक एलबीडब्ल्यू का अपील किया, सॉरी उससे पहले तो सिराज आया, एलबीडब्ल्यू का अपील किया और वो कंट्रोवर्शियल था क्योंकि अंपायर ने चेक करने की जहमत नहीं उठाई कि बैट लगा भी है कि नहीं, अल्ट्रा एज का इस्तेमाल नहीं किया। और आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इन दिस आईपीएल वी आर गोइंग टू सी दीज काइंड ऑफ मूव फ्रॉम द थर्ड अंपायर। आपको याद होगा इससे कुछ मैच पहले संजू सैमसन का कैच, जो कि एक डिसाइडर कैच था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में, यही चीज हुई थी। आज फिर यही दिल्ली कैपिटल्स की टीम खेल रही है और थर्ड अंपायर ने जहमत नहीं उठाई कि इसको चेक करें। वो अलग बात है कि इसका कितना नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसी के अगले ओवर में अभिषेक पोरल ने एक कैच उठाया यश दयाल के बॉल पे और वो कैच आउट हो गया। अनफॉर्चुनेट वाज उसके अगले बॉल पे जेक फ्रेजर मकगर्क एक ऐसी गेंद पे आउट हुए जहां पर वो अपने फॉलो थ्रू में कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए थे और यश दयाल के हाथों से छिटक के बॉल नॉन स्ट्राइकर पे लग गई। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा उसी समय और 3 विकेट डाउन थी दिल्ली और बहुत ही जल्दी कुमार कुशागरा को सिराज ने वापस भेज दिया। तो 30 रन के तकरीबन स्कोर पे इन्होंने 4 विकेट गवा दिए थे और बहुत ही खस्ता हालत में थी दिल्ली की टीम उस समय। तब जाके एक पार्टनरशिप बनी बिटवीन शे होप और अक्षर पटेल, जो कि एक डिसेंट पार्टनरशिप थी, लेकिन वही चीज थी कि भाई आप कब तक आखिर ये जो 188 का स्कोर जो ऑलरेडी अब डॉन्टिंग लगने लग गया था, वो कब तक बचा सकते थे। बिकॉज अक्षर पटेल एट द एंड ऑफ द डे इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, आप उनको एक ठीक ठाक बैट्समैन समझते हैं और शे होप को बहुत कुछ प्रूव करना था इस चीज में। तो इसी तरह से शे होप आए, एक लोकी फर्गसन के नकल बॉल पे, फुल टॉस नकल बॉल पे वो कैच दे बैठे। उसके बाद क्रिश्चियन स्टब्स आए। क्रिश्चियन स्टब्स फॉर सम रीजन, अक्षर ने एक शॉट खेला, वो बॉल खोजते रहे, लेकिन तब तक क्रिश्चियन स्टब्स अक्षर तक पहुंच चुके थे। जब वापस दौड़े तो आधे रास्ते में कैमरन ग्रीन ने उनको रन आउट कर दिया और थोड़ी देर में अक्षर पटेल खुद आउट हो गए। तो कुल मिला के इन सब चीजों के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली की पूरी इनिंग आज 140 में सिमट गई, जिसका मतलब है 47 रन की विक्ट्री फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अब जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल है वो प्रिटी मच सेटल्ड है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ प्लेसेस एक्सचेंज करते रहेंगे। लेकिन जो टॉप हाफ ऑफ द टेबल है और स्पेशली द 3, 4 एंड 5 नंबर्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चेन्नई तीसरे नंबर पे एट अ रन रेट ऑफ नेट रन रेट ऑफ 0.4 समथिंग। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद at a net run rate of 0.4 something and RCB at a net run rate of 0.38 something. So ये तीनों almost neck to neck है अभी की तारीख में, हालांकि RCB is at 12 points only. अगर इसके कंपैरिजन में मैं दिल्ली और LSG की बात करूं
तो वो भी 12 पॉइंट पे हैं, बट उनका रन रेट पूरी तरह से पिटा हुआ है नेगेटिव में। तो इनका वापस ऊपर आना पॉजिटिव रन रेट में पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो टॉप 4 टीम्स है वो इन 5 टीम में से एक टीम निकलेगी और बाकी 4 टॉप 4 में जाएंगे। जैसा हमने कुछ समय पहले अपने पोस्ट मैच में कहा था कि शायद पिछले सीजन के फाइनलिस्ट गुजरात टाइटंस और पिछले 2 सीजन्स के प्लेऑफ में जाने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार नहीं जा पाएंगे और ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है। सो देखते हैं क्या होता है, किस तरह का ये आने वाला हफ्ता जाता है और उसके बेस पे हम डिटरमिन करेंगे कि और रादर ये आईपीएल डिटरमिन होगा कि किस तरह से कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से मैचेस, एलिमिनेटर, बहुत बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं। कल का हमारा जो मैच है वो बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, तो सॉरी फॉर दैट। हालांकि हमें लगता है कि अब कल का मैच जो है वो है गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट इस रेस से बाहर है क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत ही पिटा हुआ और उसी जगह अगर हम देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालिफाई कर चुकी है। अब कोलकाता चाहेगी कि वो अपना मोमेंटम बना के रखे और उसी जगह गुजरात को लगेगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने चेन्नई के साथ दी है वो उस परफॉर्मेंस को, उस मोमेंटम को रिपीट करे किसी तरह से। सो देखते हैं कैसा जाता है ये मैच। उम्मीद करता हूँ कि एक थ्रिलिंग मैच होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद गुजरात जीते, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त जिस तरह से कोलकाता खेल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। दे आर गोइंग टू पोज अ गुड चैलेंज टू द गुजरात टीम। सो लेट्स सी कैसा चलता है। कल अहमदाबाद में मैच है। सो गुजरात का होम ग्राउंड है, बट गुजरात की प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग है और गुजरात और कोलकाता की तरफ देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग सब एक साथ क्लिक कर रही है उनकी। तो कल के मैच के बारे में तो अभी इतना ही है और आज के डबल हेडर के लिए भी इतना ही। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड पुट योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज उससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।